अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँगी स्वाधीनता के इतने साल बाद हमें हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और किसी भी तरीके से डिसीजन लेने के लिए ब्रिटिशर्स के ओपिनियन लेना चाहिए और वो हमारे इस काम में इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह लेंगे? डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि हम बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहूँ, मैं उसका ओपिनियन क्यों लूँ, हम सॉवरेन कंट्री है तो हम हमारा डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपका यही ओपिनियन होगा ना? सेम चीज हुआ अफ्रीकन नेशन से, वो एक टाइम में फ्रेंच कॉलोनी था। अब फ्रेंच कॉलोनी था लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वर्ल्ड वाइड एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो रहा था तो वो भी अपने आप को मतलब अफ्रीकन नेशंस भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट होने के बाद भी फ्रेंच लोग मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट उसके ऊपर अपने दबाव रखते हैं, वो क्या करेगा, उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगा। और इवन अभी तक ये 2025 करंट सिचुएशन तक अफ्रीकन नेशंस के अंदर फ्रेंच सेना मुतयन है। आप समझ पा रहे क्या कंडीशन है, मतलब रिएक्शन क्या हो सकता है कि इंसान का, जब मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, जिसका कॉलोनी में पहले था वो हमें अभी भी शोषण कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, वो आज हम जानेंगे इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका। इसको हम पढ़ेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ते टाइम मुझे हर बार ऐसा लग रहा था कि एज अ ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया का सिचुएशन कैसा था उसके सेम सेम एज इट इज कंडीशन है अफ्रीकन नेशंस का। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, कैसे अफ्रीका फ्रांस कॉलोनी बना, उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह वो लोग इंडिपेंडेंस को हासिल किए, उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट सिचुएशन क्या है, इस टॉपिक को आज क्यों रिलेवेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब देखेंगे 2019 में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेट करके आते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पूरी तरह अच्छे से देखेंगे तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी एरिया से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। दो यूपीएससी इज अ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से करंट अफेयर्स को रिलेट करते हैं तो एटलीस्ट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक का नाम आ रहा है, जो देश का नाम आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो हमें अच्छी तरह जानना होता है। तो ठीक है, बिफोर delve into the main topic, let me introduce myself. This is Swati, your study partner, and welcome you all to my channel Aspiration for Learning. तो without any further delay, let's get started. ये जो टॉपिक है फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर आते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड, ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है दिस टॉपिक फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका। तो इसको आज हम रिविजन करेंगे। ये न्यूज़ में आया था जनवरी 2025 में, और हम इस सीरीज़ में वो सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे जो मंथली करंट अफेयर्स में आएगा। मतलब मैं इनसाइड आईएएस का करंट अफेयर्स फॉलो करती हूँ तो उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। जीएस पेपर 1 में जनवरी में ये 3 टॉपिक था, फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका, स्मार्ट सिटीज, स्मार्टर सिटीजन्स, द अर्बन बिहेवियरल रिवोल्यूशन। ये हमें इंडिया से रिलेटेड है क्योंकि भारत में आने वाले समय में 40% को क्रॉस करने वाला है अर्बन सिटीजन, तो वो हमें हमारे इकोनॉमिक्स एंड इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये दूसरे वीडियो में करेंगे। आज फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका को हम रिविजन करेंगे। और थर्ड टॉपिक है रिवर्स री इमेजिन द इंटरलिंकिंग स्टोरी, ये भी हम करेंगे। एक एक करके सब होगा, जनवरी से स्टार्ट करें, वी विल कंटिन्यू दिस क्योंकि करंट अफेयर्स तो करना ही पड़ेगा। और इसमें जैसे ये रेडी किया हुआ है ना, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा क्योंकि हर एक टॉपिक को तोड़ के उससे रिलेटेड हम कैसे नोट्स लिख सकते हैं उस हिसाब से इसको किया है। तो आइए बात करते हैं। पहले तो फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका भी सेम है, जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे एक टाइम पे, भारत ब्रिटिश कॉलोनी थे, उसी तरह फ्रांस भी अफ्रीका को अपना कॉलोनी बना लिए थे। तो ये अभी घटना ये है कि वो जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है जो पहले फ्रांस के कॉलोनी थे, वो अभी मूव अवे करना चाहते हैं, मतलब फ्रांस से दूर होना चाह रहे हैं और ग्लोबल जो पावर्स है जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो यहाँ से वो ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए उनको। वो बोल रहे हैं अपना सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हम अब किसी के कॉलोनी नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट है। और आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट है फिर भी फ्रांस इनको दबा के रखना चाहते हैं, तो इसका अपोज कर रहे हैं अभी लोग। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को खुद से बाकी सारे इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहे, उसी तरह ग्लोबल पावर्स के साथ उनका पार्टनरशिप हो जो उनका सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करेगा। तो ये है कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये प्रेजेंट कंडीशन में सिचुएशन ये है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ फ्रांस कॉलोनाइज्ड अफ्रीका, अफ्रीका को कैसे फ्रांस कॉलोनी बना के रखे हैं। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, फ्रांस कॉलोनी तो बन गया लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम जानेंगे कि कैसे अफ्रीका अभी डिकोलोनाइजेशन होना चाह रहे हैं। और फाइनली प्रेजेंट रोल ऑफ फ्रांस इन अफ्रीका। ये 3-4 टॉपिक हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बोल रहे हैं कि कैसे फ्रांस कॉलोनी हुआ अफ्रीका। 1830 में फ्रांस अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट करता है। एल्जियर्स बोल के एक देश है, मतलब अफ्रीका महादेश है, उसके अंदर छोटे छोटे जो मतलब अलग अलग जो देश है उसको फ्रांस अपना कॉलोनी बनाया था। ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1830 से। तो उसी टाइम पहले अल्जियर्स को ये अपना कॉलोनी बनाते हैं। एंड
वो फ्रेंच अपना मार्किंग द एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ अफ्रीका, मतलब 1830 में पहली बार अल्जीयर्स को अपना कॉलोनी बनाने के माध्यम से फ्रांस अपना जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, जैसे अभी चाइना कर रहा है, वो जो है उससे भी वो आगे बढ़ के बोल रहा है ये टेरिटरी भी मेरा है। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को लेकर चाइना दावा करते हैं वो हमारा है, मतलब इंडिया का पार्ट, लेकिन वो कहते हैं उसका है। उसी तरह फ्रांस भी अपना कॉलोनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो नॉर्थ अफ्रीका का पहला जो देश है जिसका फ्रांस अपना स्वीकार बनाए थे वो था अल्जीयर्स, एंड वो जो साल था वो था 1830। ये पहला शुरू होता है 1830 से। अब इसके बाद फ्रांस क्या करता है, अपना एक्सपेंशन शुरू करते हैं वेस्ट अफ्रीका में। अलग अलग टेरिटरीज जैसे गाम्बिया, आइवरी कोस्ट एंड सेनेगल, ये वो अपना कंट्रोल के अंदर लेके आते हैं। फिर आता है बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 या 85 में। उस टाइम फ्रांस फॉर्मली बोलते हैं कि दिस टेरिटरीज आर माइन, मतलब जैसे चाइना करते हैं, पहले वो एक हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद उसको फॉर्मलाइज्ड तरीके से क्लेम कर दिया कि हाँ अभी से ये हिस्सा चाइना के अंदर है। उसी तरह फ्रांस भी बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद फॉर्मली उसका अपना टेरिटरी को क्लेम करते हैं, जो कि एक्चुअली आता है नॉर्थ वेस्ट एंड सेंटर अफ्रीका अंदर। मतलब वो एक्वायर करते हैं वो सारे वास्ट रीजन जो कि एक्चुअली सेंट्रल नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका के अंदर आते हैं, लेकिन फ्रांस बोलते हैं फॉर्मली दिस टेरिटरीज आर माइन। ये हुआ था 1884-85 में जब बर्लिन कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद इसका साहस अभी बढ़ गया, अब वो डायरेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फ्रांस देखिए, फ्रांस इम्पोज्ड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मॉडल्ड ऑन यूरोपियन गवर्नेंस। अभी सेम है, मतलब मैं इसको पढ़ के ना मुझे एक चीज लगा, वो ये है कि जब कोई दोनों देश के अंदर मतलब क्या बोलूं युद्ध शुरू होता है, और उस फाइटिंग के बाद, उस बैटल के बाद, जब कोई ना कोई हारेगा, कोई जीतेगा। जो हारेगा तो उसको पहले के जमाने से शुरू से आज भी उसी को टॉर्चर किया जाता है। कभी किसी को एक ने ऑक्यूपाई करके उसको अपना नहीं समझते, उसको बस शोषण करो, वहां से सामान ले लो, अपना बना लो, उस टेरिटरी पे बस टॉर्चर ही करो। तो उसी तरह जैसे हम लोगों के ऊपर हुआ था, सेम फ्रांस क्या करते हैं, जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में जैसा होता था कि वो लोग अपना रूल थोप देते हैं, सेम उसी तरीके से जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था अफ्रीकन कॉलोनीज का, उस ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो जो इम्पोज करते हैं फ्रांस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्पोज करते हैं, जो कि एक्चुअली यूरोपियन गवर्नेंस का ही अलग रूप है। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू करते हैं, जो मैंने अभी कहा कि कोई देश अगर हार जाता है, उसको कोई और ऑक्यूपाई कर लेता है, तो अपना नहीं, अलग तरीके से सोचते कि अपना लोग नहीं है, यहाँ से जितना हो सके आप संपद हो गया, लेबर हो गया, ये सब आप खुद के देश को समृद्ध करने के लिए ले लो, लेकिन इसका हेल्प के लिए ये जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की अपना समझ के इसको अच्छा करने के लिए कुछ ना करो। तो उसी तरह फ्रांस क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू करते हैं। ये एक्सटेंसिव यूज ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो उन्होंने किया, इसके लिए टोटली जो अफ्रीकन का जो सिचुएशन है, मतलब इकोनॉमिक जो कंडीशन है, वो बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है पूरी तरह, क्योंकि ये जगह से ये लोग गोल्ड, कोका, फिर ग्राउंड नट्स, इवन टिम्बर तक, मतलब जो लकड़ी होता है ये तक भी, क्योंकि जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे आपको लकड़ी अच्छा मिलेगा, तो ये सब कुछ वो अपने देश में लेके जाना शुरू करते हैं। मतलब फ्रांस के जो ट्रेजरी है उसको फिल करना शुरू करते हैं, और इसके कारण मतलब फलस्वरूप जो अफ्रीका का इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरह खराब हो जाता है। मुझे पता है मैं अच्छे तरीके से हिंदी नहीं हो रहा है बोलना, बट प्लीज कंसीडर दैट हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है। आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। ये सब जो करंट अफेयर्स का वीडियोस है, ये पहले मैं इंग्लिश में ही कर रही थी, क्योंकि नोट्स इंग्लिश में है, मैं जो मैगजीन कर रही हूँ करंट अफेयर्स वो भी इंग्लिश में है, मेरा सारा मटेरियल्स इंग्लिश में है, तो उससे हिंदी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और ये मेरी मदर टंग भी नहीं है। बट जब मुझे यूपीपीसीएस देना है और उसमें हिंदी का पेपर है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी लैंग्वेज को थोड़ा बेहतर करने की, इसलिए इंग्लिश में ना करके थोड़ा हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो प्लीज कंसीडर इट। फिर आता है, मतलब ये जो मैं आपको अलग अलग तरीके बताई हूँ कि कैसे 1830 में अल्जीरियस को ऑक्युपाई करने के से स्टार्ट करके फ्रांस धीरे धीरे अपना कॉलोनी जो एक्सपेंड करता है और उस जगह को जैसे शोषण करता है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस वास्ट एरिया ऑफ अफ्रीका को अपना कॉलोनी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंडली, इसका फल क्या हुआ था, ये जो फ्रांस अपना कॉलोनी बना लिया अफ्रीका को, इसका फलस्वरूप क्या हुआ था आपको पता है कि हम लोग भी एक टाइम में 200 साल तक शोषित हुए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जनरली जानते हैं कि समाज का हालत कितना खराब हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे तब ग्लोबल इकोनॉमी का 23% इंडिया देते थे, लेकिन जब वो हमें छोड़ के चले गए, पूरी तरह खत्म कर दिया इकोनॉमी को, तब हम 3% रह गए, 23% से 3% रह गए। तो इतना खराब हालत होता है। तो सेम यहाँ भी इक्वल सेम कंडीशन हुआ था। इकोनॉमिक जो क्षेत्र है वहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये लोग अफ्रीकन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन करते हैं अपने देश में, तो एक्चुअली वो दिखाते हैं कि मिनिमल लोकल डेवलपमेंट, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में दिखाया था, सेम फ्रेंच लोग मिनिमल लोकल इकोनॉमी, लोकल डेवलपमेंट दिखाते हैं उस एरिया में, और एक्चुअली वहाँ का सारे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने देश को समृद्ध करने में लग जाते हैं। फिर आता है मोनोकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये जो कॉलोनीज था, इस कॉलोनीज को फोर्स किया जाता था एक सिंगल क्रॉप के ऊपर बस रिलाई करने के लिए, बाकी सारा वो लोग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ग्राउंड नट्स इन सेनेगल एंड कोकोआ इन घाना, ये जगह में, मतलब फॉर एग्जाम्पल इन दोनों जगह में ये दो जो क्रॉप है इसके ऊपर ही लोग डिपेंडेंट थे फुल्ली, क्योंकि बाकी सब तो एक्सट्रैक्ट हो रहा था।
इससे भी उनका मन नहीं भरा। फिर उन्होंने एक हार्श फिस्कल पॉलिसी अप्लाई किया, मतलब बहुत बुरी टैक्सेशन सिस्टम था ये, जिसके फलस्वरूप वो लोग ड्रेन करते थे लोकल इकोनॉमिक्स को एंड एक्सर्वेटिंग पॉवर्टी। और कुछ हो ही नहीं सकता जब आप पूरी तरह देश को खा मतलब वो टेरिटोरी को पूरा शोषित कर लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ छोड़े ही नहीं, तो एक्सर्वेटिंग और पॉवर्टी होगा ही होगा ना, पॉवर्टी बढ़ता रहेगा। तो ये हुआ इकोनॉमिक क्षेत्र में। फिर अगर आप देखेंगे सोशल एंड कल्चरल क्षेत्र में, तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीकन्स वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स। जैसे इंडियन के हमारे जब कॉलोनी बना था भारत, तो हमें नेटिव्स कहा जाता था, और कोई कोई जगह में ऐसे भी लिखा होता था इस क्लब में या इस पब्लिक प्लेस में जो इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आपको ये आप जब उस टाइम का लिटरेचर और हिस्ट्री का किताब देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इस हद तक हमें खराब दिखाया जाता था, इस हद तक हमें नीचे दिखाया जाता था। तो सेम यहाँ पे भी सेम चीज हुआ कि जब फ्रेंच के अंडर रूलिंग चल रहा था उस टाइम में अफ्रीकन लोगों को वो लोग सेकंड दिखाते थे, मतलब सेकंड क्लास सिटीजन। सारा सब कुछ जो अच्छा है वो सारे उनके अपने लोगों के लिए ही सीमाबद्ध थी। फिर वो लोग इरोशेट करते हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम है। जैसे इंडिया में हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दिया जाता है और वेस्टर्न सिस्टम को इम्प्लाई किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा बैकबोन था। उसी तरह इन लोगों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, सोशियो कल्चरल सिस्टम था, उस सिस्टम को वो लोग पूरी तरह तोड़ देते हैं और इंडिजिनस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर देते हैं यूरोपियन मॉडल से। एंड इसका फलस्वरूप उनका जो लोकल सोसाइटी है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 200 साल के बाद इंग्लिश तो चले गए लेकिन उनका कल्चर छोड़ गए। हम अब शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न और उनका खान पीन से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, इवन एजुकेशन सिस्टम से, कि हम हमारा ट्रेडिशन भूलने के कगार पे आ गए। ये हालत हो गई। तो सेम कंडीशन, मतलब ये मैं कंपेरिजन करके इसलिए बोल रही हूँ, जब मैं नोट्स बना रही थी, जब इसको पढ़ रही थी, तो मुझे बार बार वही बात याद आ रही थी कि सच में हर जगह ऐसे होता है कि कोई अगर आपको आपके अंडर में ले लिया तो वो आपको अपना नहीं समझते, वो खाली समझते कि आपसे फायदा क्या किया जाए, कितना उनको आपसे हेल्प क्या बोलूँ, आपको शोषित कैसे करे, कितना आपसे ले सकते हो। नहीं तो आप देख ही रहे कि 23% थे हम ग्लोबल इकोनॉमी का, जब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो हम टुकड़े में बट चुके हैं, हमारा कल्चर खराब हो गया पूरी तरह और इकोनॉमी 3% बस रह गया। दिस इज द कंडीशन। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, अगर कोई आपको ऑक्यूपाई करते हैं तो आपको अच्छा कभी नहीं चाह रहे। तो इसीलिए अब इसके बाद वो कल्चरल लूटिंग भी शुरू करते हैं, सेम एज हियर। जैसे इंडिया में हुआ था, सेम यहाँ भी होता है कि थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन आर्टिफैक्ट्स वो लोग स्मगल कर देते हैं फ्रांस में एंड अफ्रीका को छोड़ देते हैं बिल्कुल बेरिफ्ट ऑफ देयर हेरिटेज। सब कुछ ले लिया, पूरी तरह रिक्त छोड़ दिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं दो सिचुएशन आपको बताया, एक इकोनॉमिक्स, एक सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। अगर आप देखेंगे इन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हुआ था, तो आपको मिलेगा कि वो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज सेट कर रहे थे उस टाइम। आर्बिट्ररी बाउंड्रीज ड्रॉन बाय कॉलोनियल पावर्स क्रिएटेड एथनिक डिविजन्स फ्यूलिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब इस तरह आर्टिफिशियल बाउंड्री सेट कर दिए थे कि जब अफ्रीकन जो देश है वो इंडिपेंडेंट भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आके भी वो आपस में लड़ते रहे एज अस। जैसे पाकिस्तान भारत लड़ रहे हमेशा, ऑब्वियसली दोनों टेरिटरी एक पूरा होल इंडिया के अंदर था इंक्लूडिंग बांग्लादेश, लेकिन अभी देखिए हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग इस तरह बाउंड्री सेट कर दिए हैं। तो सेम यहाँ भी सेम कंडीशन हुआ है। और वो लोग जब शोषण कर रहे थे अफ्रीका में फ्रेंच लोग, तो उस टाइम में सिचुएशन ऐसा हो गया था कि फोर्स लेबर सिस्टम इतने हद तक बढ़ गया था, मतलब इधर के लोग इधर उठा लाए, जहाँ उनको काम की जरूरत हो, लेबर की जरूरत हो, वहाँ वो ऐसे लोग लेके गए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन मिला अलग अलग एज, जहाँ पॉपुलेशन बहुत घट गया। तो ये है पूरी कंडीशन। फ्रेंच कॉलोनी जब अफ्रीका बना उसके बाद उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ा, इतने सारे शोषण का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है अफ्रीका में। ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जो प्रेशर आता है, मतलब ग्लोबली एक चेंजेस आने लगता है, जो कॉलोनी वगैरह अलग अलग बड़े बड़े देशों का था, मतलब अलग अलग बड़े बड़े देश नहीं बोलूंगे, पावर बोलूंगी, तो उसका जो कॉलोनी था वो सारे कॉलोनीज के लोगों से ही उन्होंने ये लड़ाई किए थे ना, जैसे भारत भी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन जब हम उनके होकर लड़ रहे और हम सोच रहे इस बार हमें भी इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हाथ में कुछ नहीं लगता है। तो जब बिल्कुल हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि खोने को कुछ नहीं है, तब इंसान पूरी तरह मतलब जो कभी नहीं खड़ा हो सका वो भी लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं है, आप खाली मुझसे ले रहे हो, मेरा कोई मदद हो नहीं रहा है। तो उसी टाइम शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये कॉलोनीज वगैरह स्टार्ट करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपना शासन मतलब खुद का हाल संभाल लेंगे, आप हमें छोड़ दीजिए। मतलब ग्लोबली एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड अफ्रीकन्स आल्सो रेसिस्टेंट कैटलिस्ट डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, तो अफ्रीकन्स भी उसी टाइम जब ग्लोबली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो भी स्टार्ट किए, अफ्रीकन्स देश भी स्टार्ट किए रेसिस्ट करना, और वो चाहे कि हमें डिकोलोनाइज हो जाए। और इसके बाद स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कंट्रीज लाइक सेनेगल, अल्जीरिया एंड गुयाना गेन्ड इंडिपेंडेंस थ्रू नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट। एंड इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि भारत की तरह वो स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंस मिल गए, तो वो बोल दिए कि ब्रिटिशर्स का कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, मैं हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना चलेंगे, अपना हम सॉवरेन हैं, हम अपना समझ लेंगे, आप जाओ। लेकिन इन लोगों के केस में, अफ्रीकन के केस में वैसा नहीं हुआ। फॉर्मली उनको तो इंडिपेंडेंस मिल ही गया, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू इन्फ्लुएंस चलता रहा फ्रांस का। आफ्टर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, फ्रांस कंटिन्यूड मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज थ्रू फ्रांकाफ्रिक सिस्टम। ये जो कोई बोलते हैं फ्रांकाफ्रिक और कोई फ्रांसाफ्रिक भी बोलते हैं, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा वो कंटिन्यू अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर। अब ये क्या है, मैं जब गूगल में सर्च किया कि फ्रांकाफ्रिक सिस्टम क्या होता है, तो उसमें दिखाया कि फ्रांकाफ्रिक सिस्टम एक वो सिस्टम है जो जिसमें ऐसा होता है कि फ्रांस अपना कॉलोनी के ऊपर, ज्यादा करके नॉर्थ अफ्रीका में जो देश थे
वहाँ पे अपना कॉलोनी के साथ उनका हमेशा लगा रहता है, मतलब ऐसे लगा रहता था इस बात को लेकर कि इंडिपेंडेंस तो हो गए, फिर भी वो अपना ट्रूप्स इधर रख रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भी उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो सिस्टम था वो फ्रांस के साथ चलता रहा, तो इसलिए वो लोग ज्यादा इंटरफेयर करने को जगह मिल गया। ये जो एक दूसरे में प्रॉब्लम्स चलता रहता था, लगा रहता था द्वंद, तो ये उस फ्रेंका फ्रिक सिस्टम के अंदर आता है। मतलब ये वो फ्रांस बोलता है इस सिस्टम के द्वारा हम इंडिपेंडेंस के बाद भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग। एंड वो ये फ्रेंकाफ्रिक सिस्टम के द्वारा फ्रांस ये इंश्योर करता है कि अफ्रीकन नेशंस जो थे वो रिमेन रिलायंट ऑन अस, मतलब फ्रांस के ऊपर वो कंटिन्यू रिलाई करे, ये वो चाहते थे, उसमें उसी में उन्हीं का लाभ है ना, इसीलिए ये है पूरा सिचुएशन कि डिकोलोनाइजेशन कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ग्लोबल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम अफ्रीकन कंट्रीज भी, अफ्रीकन नेशंस भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू किए, एंड फाइनली सेनेगल, अल्जीरिया एंड गोना के जैसे कई देश इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिला, वो हमेशा फ्रांस के साथ जब ट्रेडिंग का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ होता रहता था, तो उसके लिए वो हमेशा दबा हुआ रहते थे, क्योंकि फ्रांस अपना ट्रूप्स रखते थे अलग अलग नेशंस में, मतलब सेना रखते थे, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में हमेशा इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे। ये हो गया हिस्ट्री पहली की बात। अब हम देखेंगे कि नाउ इन द प्रेजेंट व्हाट इज द सिचुएशन, और ये करंट अफेयर्स में क्यों आ रहा है, क्यों अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज ये बोल रहे हैं कि हमें आपका मदद नहीं चाहिए, हम किसी भी तरीके का हेल्प आपसे नहीं लेंगे, और हम चाहते हैं कि ये देखिए, सीकिंग पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल पावर्स फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ये बिल्कुल रोड के पास है रूम, तो इसीलिए नॉइज आ रहा है। तो ये वो चाहते हैं। तो ये देखिए अभी फाइनल मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन हम देखेंगे कि ये बात हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन अगर आप देखेंगे तो अभी भी फ्रेंच ट्रूप्स वेयर स्टेशनड इन छाड, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, ये सब जगह में अभी भी फ्रांस अपने सेना को नियोजित रख रहे हैं। एंड ये अभी जो सिचुएशन बन रहा है उनका इस सेना को, अपना सेना को इंडिपेंडेंट कंट्री जो सारे है अफ्रीका में वहां पे रखने के लिए एक जो कॉम्बैट इंसर्जेंसीज का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। Recently, anti-French sentiments and failures in addressing regional terrorism lead to troop withdrawal from several nations. लेकिन अभी जो सिचुएशन है आपको पता है, वर्ल्ड वाइड अलग अलग देश टेररिज्म के साथ जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, और पूरे देश में भी, मतलब पूरे विश्व में भी देखने को मिलेगा आपको रीजनल टेररिज्म की एक बहुत बड़ा खतरा मानव जाति का सामना कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन में जब वो जो इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ अफ्रीकन, जो अफ्रीका का जो इंडिपेंडेंट नेशंस है, वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंच ट्रूप्स है, और जब फ्रेंच ट्रूप्स है वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि साधारण जो पीपल्स है, कॉमन पीपल्स है, वो यही बोलेंगे कि ठीक है आप इधर है, तो जो टेररिज्म का खतरा है इसके आप लड़िए। तो कुछ है जो अपने देश के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र तरीके से अपना शासन संभाले, तो वो सारे एंटी फ्रेंच जो सेंटिमेंट्स है, और ये भी काम किया, एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स भी काम किया कि फ्रांस अपना सेना को अफ्रीकन नेशन से हटा ले। इसके साथ साथ और एक चीज काम किया, वो ये है जो रीजनल टेररिज्म के विरुद्ध में जब लड़ने को बोला गया, तो फ्रेंच ट्रूप्स को फेलियर का सामना करना पड़ा। इसी टाइम पूरे जनता फिर भड़क गए, वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर रीजनल टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते तो यू शुड क्विट, आपको अभी वापस जाना चाहिए। इसके साथ जुड़ा एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स, और फाइनली बहुत सारे जो अफ्रीकन नेशन है वहां से फ्रांस अपना ट्रूप्स विथड्रॉल करने को मजबूर हो गए। अभी आप देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वर्तमान सिचुएशन में, तो आपको मिलेगा मेनी अफ्रीकन कंट्रीज स्टिल ट्रेड हेवीली विद फ्रांस। अभी भी वो लोग मतलब हेवीली ट्रेड करे, मतलब वाणिज्यिक रूप से हेवीली कनेक्टेड है फ्रांस के साथ। बट हाउएवर competition from China's Belt and Road Initiative and Russia's military alliances is reducing France dominance। लेकिन अभी चाइना और रशिया के प्रभाव से वहां पे फ्रेंच डोमिनेंस कम होने को दिख रहा है। और फाइनली डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस, शिफ्ट इन अलायंसेस, मतलब जब अभी जो फाइनल कंडीशन जो बना है ये सब कुछ के फलस्वरूप कि अफ्रीकन जो नेशन है वो अभी पार्टनरशिप करना चाहते हैं ग्लोबल पावर से। यही हमारा करंट अफेयर्स था, और अभी हम जो पढ़े ये उससे रिलेटेड एंड बैकग्राउंड की कहानी है। तो ये क्या किया अभी वो रशिया और चाइना के साथ, ग्लोबल जो पावर है अभी आपको पता है, तो उनके साथ वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप में आए और फ्रेंच जो कॉलोनियल टाइज थे उनसे वो दूर हो जाए, ये वो चाह रहे। और जो फ्रांसोफ्रिक क्राइसिस थे उससे द मॉडल ऑफ डिपेंडेंसी इज बीइंग रिजेक्टेड, मतलब अफ्रीकन नेशंस मॉडल ऑफ डिपेंडेंसी अंडर फ्रांकोफ्रिक सिस्टम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड वो लोग डिमांड कर रहे हैं सॉवरेनिटी एंड इक्विटेबल पार्टनरशिप। तो हम क्या पढ़े एक बार समराइज कर लेते हैं पूरी तरह। ये जो कंक्लूजन है ना, मैं वो न्यूज़ पेपर मतलब करंट अफेयर्स मैगजीन से लिख लिया, क्योंकि जब मतलब मुझे आंसर राइटिंग करना पड़ेगा तो इट विल हेल्प मी आउट, तो इसीलिए मैं लिखा। और 2019 में इससे मिलता जुलता एक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का जो फाउंडेशन है वो कैसे वेर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब उसमें अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपको इंपॉर्टेंस लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कितना मार्क्स का था मैंने नहीं देखा, ये उस मैगजीन में लास्ट में लिखा हुआ था, तो ये 2019 में आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अभी इस टॉपिक को हम समराइज करते हैं एक बार, देखते हैं क्या समझे क्या नहीं। तो चलिए फाइनली इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मैं कल प्रॉमिस की थी इसको डन करेंगे, लेकिन पढ़े तो थे पर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो फ्रांस कॉलोनाइजेशन अफ्रीका, हम इस टॉपिक को अभी रिवाइज करें, समझे, कोशिश किए। मैं पहले ये सब वीडियो इंग्लिश में करती थी, मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में करूँ, बट आई नो इट्स नॉट अप टू द मार्क, उतना अच्छा नहीं हुआ, पर ये भी जानती हूँ कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे।
अब समझ गए ना, लैंग्वेज मेरा जो भी हो, बस उतना बात है। तो अब अगर इस टॉपिक को हम समराइज करते हैं तो पहली बात है करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि अफ्रीकन नेशंस जो है वो चाहते हैं कि फ्रेंच कॉलोनियल जो टाई है वहाँ से वो हट जाए, वहाँ से वो जस्ट दूर हो जाए और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें वो पार्टिसिपेट करे। ग्लोबल जो पावर है जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ वो एक सही पार्टनरशिप में आए और अपना सॉवरेनिटी को पकड़ रखे खुद का शासन खुद करे, खुद का डिसीजन खुद ले और उनके साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल पावर है, उनके साथ पार्टनरशिप के माध्यम से अपना कुछ अच्छा हो, अपना पॉलिटी, अपना इकोनॉमी को और अच्छे तरीके से बूस्ट करें। दिस इज द करंट सिचुएशन। और इसके बैकग्राउंड में हम क्या पढ़े, हम पहला जो टॉपिक पढ़े थे वो है कैसे फ्रेंच जो शक्ति है वो अफ्रीका नेशन को अपना कॉलोनी बना लेते हैं। इसमें हम देखें 1830 से ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद एक के बाद एक, जैसे आइवरी कोस्ट हो गया, सेनेगल हो गया, गम्बिया हो गया, ये सारे देश को, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज को फ्रांस अपने कंट्रोल में लेते हैं। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक में हम देखें कि इसके बाद वो किस तरीके से अफ्रीकन नेशंस को शोषण करते हैं, वहां से लेबर लेते हैं, वहां का इकोनॉमी को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल कल्चरल सोसाइटी है उसी को भी खराब कर देते हैं। फिर उनका फोर्स्ड जो लेबर सिस्टम उनका था उसके वजह से अफ्रीकन नेशंस को, सॉरी एशियन नहीं, अफ्रीकन नेशंस को पूरी तरह उनके जो पॉपुलेशन का जो क्या बोलूं डेंसिटी है उसको भी खराब कर देते हैं। कहीं कहीं पॉपुलेशन बहुत घट गया था उनके ये फोर्स्ड लेबर पॉलिसी के चलते। दिस इज द थिंग वी हैव डन टुडे। एंड अभी करंट सिचुएशन तक फ्रांस जो इंडिपेंडेंट जो अफ्रीकन नेशन है जिसका डिकोलोनाइजेशन शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब वर्ल्ड वाइड एक एंटी कॉलोनियल जो वर्ल्ड वाइड जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें अफ्रीकन भी पार्टिसिपेट किए थे, वो भी रेसिस्ट कर रहे थे किसी के अंडर कॉलोनी बन के रहने से। तो उस टाइम कुछ अफ्रीकन नेशंस, फॉर एग्जांपल सेनेगल, अल्जीरिया एंड गुयाना के जैसे कुछ अदर्स कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी वो कई हद तक उनका पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब फ्रेंच नेशन का कंट्रोल में था, फ्रेंच के कंट्रोल में थे, क्योंकि करंट सिचुएशन तक उन लोगों के साथ फ्रेंच का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो अफ्रीकन नेशन है वो चाहते हैं ये जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या किसी भी हर तरीके से वो जैसे फ्रेंच के डोमिनेंस में थे उसको तोड़ के वो पूरे विश्व के बड़े पावर के साथ वो चाहते हैं हम कोलैब करें, मतलब बड़े जो पावर है उनके साथ वो पार्टनरशिप में आए और उसके साथ साथ अपने जो सॉवरेनिटी है उसको कायम रखे। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको थोड़ा सा तो समझ आया है। एक्चुअली मैं जब आपसे बात करके पढ़ती हूँ तो मेरा ये जो आपको बोला, पढ़े, फिर समझाए, इसकी वजह से खुद को याद रखने में मुझे आसानी होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। एक एक करके सारा कंप्लीट करेंगे। जनवरी से स्टार्ट किए हैं, ये जिस पेपर 1 है, जिस पेपर 1 का तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे या दूसरे मंथ के फरवरी के मैगजीन स्टार्ट करेंगे। So that's all about the topic. If you found this content helpful, you can subscribe to my channel, and comment section is open for all. You can share your thoughts. I will see you again in the next video with another important topic. Till then, stay tuned and focus on your goal. With the best wishes and regards, signing off, Swati, your study partner.